नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में 3 और मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 21। नगर के मदीना मस्जिद को किया गया सील। उत्तर प्रदेश के भदोही से लौटा युवक निकला पॉजिटिव। मस्जिद में बने किराए के कमरे में था निवासरत। किर्गिजिस्तान से लौटी छात्रा को भेजा कोरोना केयर सेंटर। प्रदीप जायसवाल को पुनः मिली प्रदेश में जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड के बने अध्यक्ष। कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा रहेगा प्राप्त। गुड्डा भैया को मिली नई जिम्मेदारी से समर्थकों में हर्ष व्याप्त। 5 किलो गांजा के साथ पकड़ाए पति पत्नी। बाइक से थैला में लेकर जा रहे थे गांजा। जगदलपुर से फरीदाबाद ले जा रहे थे गांजा। कोतवाली पुलिस ने सरेखा चौक पर की कार्यवाही। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को प्रदेश सहित जिले में भी लगाए गए टोटल लॉकडाउन के द्वारा जिले में पुनः 3 कोरोना मरीजों के पॉजिटिव होने की जिला प्रशासन ने पुष्टि की है। इस दौरान जहां तीनों ही मरीजों को डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, तो वहीं दूसरी ओर नगर के बैहर चौकी में स्थित मदीना मस्जिद को सील बंद करने की कार्यवाही प्रशासन के द्वारा की गई है। नगर के होटल चंदेला में ठहरी हुई एक बालिका को भी रेंजर कॉलेज स्थित कोरोना केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से 12 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में 3 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम साउंगी का 14 वर्षीय बालक है जो अपने परिवार के साथ मुंबई से आया है। दूसरा मरीज एक 30 वर्षीय युवक है जो उत्तर प्रदेश के भदोही से आया है और तीसरा मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम बेहरई का निवासी है जो दिल्ली से वापस आया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन तीनों व्यक्तियों को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या 54 हो गई है। इनमें से 33 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 21 मरीजों का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के भदोही से लौटे 31 वर्षीय युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी पता की गई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भदोही से आया 30 वर्षीय युवक कालीन बेचने का काम करता है। वह लॉकडाउन के दौरान अपने गांव चला गया था। वह जब फिर से वापस बालाघाट आया और मस्जिद में रुकने गया था तो वहां पर उसे टेस्ट कराने को कहा गया। उसके बाद ही मस्जिद में आने को कहा गया था। इस पर वह युवक अस्पताल जांच कराने गया था। उसके सैंपल लेने के साथ ही उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। आज लैब टेस्ट में उसका सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद तत्काल ही जिला प्रशासन के द्वारा नगर के बैहर चौकी स्थित मदीना मस्जिद को सील करने की कार्यवाही की गई। इस दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित नगरपालिका सीएमओ दिनेश बाघमारे, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अंकित असाटी सहित अन्य मौजूद रहे। जहां नगरपालिका के अमले ने बैरिकेड्स लगाकर मस्जिद को सील बंद करने की कार्यवाही की है। मामले में तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि मदीना मस्जिद उत्तर प्रदेश से 4 लोग आए थे जो कि मदीना मस्जिद में बने किराए के कमरे में निवास कर रहे थे। मस्जिद के मोहज्जम को जानकारी लगी कि चारों लोग बाहर से आए हैं तो उन्होंने जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उनके सैंपल लिए गए, जिसमें से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाकी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। एहतियात के तौर पर मस्जिद को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। वहीं मस्जिद के मोहज्जम को भी गोंगले क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। वहीं मस्जिद में मौजूद लोग ही नमाज अदा करेंगे जबकि अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 9 तारीख को मदीना मस्जिद में 4 लोग आए थे जो अक्सर यहाँ पर आकर अपने बिजनेस के हिसाब से रुकते हैं किराए पर। उनको यहाँ के जो मौजिम उन्होंने जैसे ही उनको जानकारी मिली कि बाहर से आए हैं तो यहाँ पर संभवतः 12 घंटे रुके थे। उन सभी को फिर इन्होंने क्वारंटाइन करने के लिए गोंगले सेंटर भेजा। उनकी हमने सैम्पलिंग हुई है और सैम्पलिंग होने के बाद उनमें से एक जो लड़का है वो अभी पॉजिटिव आया, जिसे कोविड सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। बाकी 3 जो लड़के थे वो नेगेटिव हैं और अभी हमारी निगरानी में। और एहतियातन क्योंकि मस्जिद अलग थलग है तो मस्जिद को भी हम एहतियातन आज अभी हम सैनिटाइज़ करवा रहे हैं पूरे कैंपस को। और इनके जो मौजिम है, जो केयर टेकर हैं,
रफ़ीक अंसारी, उनको भी कल हम कोविड से मोगलाई सेंटर में शिफ्ट करके उनकी सैम्पलिंग करवाएंगे और तब तक के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी। सर अभी नमाज होगी कि नहीं, जैसे 5 टाइम की नमाज होती है? उनके अभी सैनिटाइज करवाने जा रहे हैं और उनके जो मुअज्जिम है वो सेपरेट उनको अलग क्वारंटाइन कर देंगे। अभी तो लिमिटेड संख्या में जैसे पहले से लॉकडाउन में चलता आ रहा है 5 लोगों के हिसाब से नमाज करेंगे और उसमें बाकी बाहर के लोग शामिल नहीं होंगे। इधर मदीना मस्जिद को सीलबंद किए जाने को लेकर नगर में व्याप्त भ्रामक चर्चाओं को विराम देते हुए मदीना मस्जिद कमेटी के सदस्य रफीक अंसारी ने बताया कि मस्जिद में 7 से 8 कमरे हैं जिसमें किराए से लोग रहते हैं। भदोही से आया 30 वर्षीय युवक कालीन बेचने का काम करता है। वह लॉकडाउन के दौरान अपने गांव चला गया था। वह जब फिर से वापस बालाघाट आया और मस्जिद में रुकने गया था तो वहां पर उसे टेस्ट कराने कहा गया। उसके बाद ही मस्जिद में आने कहा गया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं जो कि निराधार है। मस्जिद के सभी नमाजी ठीक हैं। बताइए। मामला ये है कि मदीना मस्जिद में 7-8 कमरे हैं जहाँ पर लोग किराए से रहते हैं। ठीक है, कोविड-19 के चलते सभी लोग घर चले गए थे। अभी परसों कुछ लड़के भदोही उत्तर प्रदेश से आए हुए थे तो कमेटी ने यह सलाह दिया पहले मेडिकल आप जांच करवा लो। ठीक है, और किसी ने सूचना भी दिया, आपको अच्छी बात किया, किसी ने सूचना भी दिया तो ठीक है। तो उसमें जब मेडिकल जांच हुआ तो एक को पॉजिटिव आया है ना, तो उसके बाद जो है तहसीलदार साहब वगैरह आए तो सील कर दिए। ये है मामला। यहाँ पे कब आए थे तहसीलदार साहब? आज ही आए थे दोपहर में करीब 2-2:30 बजे। अभी भ्रामक ये खबर फैला रहे हैं कि मदीना मस्जिद में मिला है। नमाजी जो पढ़ रहे हैं उसमें सब ठीक है, उसे कोई वो नहीं है। किराएदार आया हुआ था जो कि बाहर से बाहर आया चला गया। तो ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ लोग भाग गए हैं जो वैसे ही, तो ये सब सारी अफवाह है? कहाँ मतलब भाग गए? ऐसा मतलब चर्चाओं में सुनने नहीं, मिल नहीं, रहा है। सब तो फर्जी खबर है ना भाई। मैं तो यहाँ हूँ ना, मैं तो खुद एक जिम्मेदार हूँ, है ना, कमेटी या मेंबर भी हूँ, एक मीडिया से भी जुड़ा हूँ, मैं तो जवाबदार आदमी हूँ। ठीक। बाकी सब भ्रामक है, भ्रामक खबरें लोग फैला रहे हैं। हाँ, उससे सावधान रहें, ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद में नमाज हो रही है, 3-4 लोग रहते हैं, है ना। बाकी मस्जिद से कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। कमरे में जो रहने वाला था वो मिला, बाहर से बाहर उसको भिजवा दिया गया। वहीं विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का वापस अपने घर लौटने का सिलसिला भी जारी है। इस दौरान किर्गिजिस्तान से लौटी एक छात्रा को भी प्रशासन ने रविवार को रेंजर कॉलेज स्थित कोरोना केयर सेंटर में भर्ती करा दिया है। जानकारी के अनुसार छात्रा लांजी क्षेत्र की रहने वाली है जो कि किर्गिजिस्तान से रहकर अध्ययन कर रही थी, जो कि स्वयं के व्यय पर नगर के होटल चंदेला में ठहरी हुई थी, जिसे एहतियात के तौर पर प्रशासन ने कोरोना केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा प्रारंभ हो गया है। लगातार मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक के दौरान वारासिवनी से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः नई जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें कि प्रदीप जायसवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहेगा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को कमलनाथ के मंत्रिमंडल में खनिज मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था, जिसके बाद से ही खनिज मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल ने प्रदेश में नई खनिज नीति से प्रदेश सरकार की आय को बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक के दौरान प्रदेश की कमलनाथ सरकार ज्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं टिक पाई, जिसके बाद से ही लगातार निर्दलीय विधायकों ने भी कमलनाथ सरकार से दूरी बना ली। बात की जाए वारासिवनी के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल की, तो उन्होंने कमलनाथ सरकार के गिरने के पूर्व ही अपना इस्तीफा कमलनाथ को सौंप दिया था, जिसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदीप जायसवाल भी हवा के रुख के साथ भाजपा को अपना समर्थन दे सकते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रदीप जायसवाल ने क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा को अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद से ही प्रदेश के मंत्रिमंडल में प्रदीप जायसवाल को शामिल किए जाने की मांग का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया। हालांकि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी विवादों में रही और कई दिनों के विलंब के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसके बाद 12 जुलाई को एक बार पुनः कमलनाथ सरकार में रहे खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल को प्रदेश की भाजपा सरकार ने नई जिम्मेदारी देते हुए उन्हें मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें कि प्रदीप जायसवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहेगा, जिसके बाद से प्रदीप जायसवाल के समर्थकों में हर्ष का माहौल दिखाई दे रहा है। बता दें कि बालाघाट जिले के इतिहास में यह पुनः दोबारा मौका होगा जब किसी निर्दलीय विधायक को प्रदेश सरकार के द्वारा खनिज विभाग से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मैं चूँकि एक निर्दलीय विधायक के रूप में वाराणसी छोड़ के गया हूँ और निर्दलीय विधायक के रूप में मैंने पहली प्राथमिकता क्षेत्र का विकास ही है। मेरी प्राथमिकता सारी चीज़ें मुझे मेरी विचारधारा सब कुछ क्षेत्र का विकास और चूँकि 1.5 साल में मैंने इतने काम कराया और चाहे जिले की बात करें, प्रदेश की बात करें या खनिज के जो मुझे विभाग दिया गया था उसकी बात करें, सब तरह मुझे ऐसा लग रहा कि अधूरा छूट गया काम। सैंड पॉलिसी मैंने बनाया, लेकिन माइनिंग पॉलिसी आने की थी, बन चुकी है। और उसी तरह से जिले और प्रदेश के जितने काम थे, बहुत सारे काम सामने आ गए, लेकिन बहुत सारे काम पाइपलाइन में भी अधूरे रह गए। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एक अवसर मिला है कि जितने ऐसे अधूरे काम हैं जिले के, प्रदेश के और माइनिंग डिपार्टमेंट के भी, उस अधूरे काम को पूरा करने का अवसर मुझे मिला है। भैया अब पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, क्योंकि पिछले बार बजट सरकार का पेश नहीं हो पाया था और सरकार अचानक गिर गई थी। अब ऐसे में एक बड़ा पद आपके पास मिला है, तो आपकी प्राथमिकता क्षेत्र के लिए क्या रहेगी? प्राथमिकता मेरी वाराणसी खिलानी क्षेत्र ही है और उसके बाद ही जितनी ऊर्जा मेरी है, क्षमता, उसके अनुरूप मैं पूरे जिले का, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जिला हमारा हर तरफ से पिछड़ा हुआ है और मैं खिलाड़ी के रूप में मेरी जो सोच है उसके अनुरूप जो है जिले का विकास, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आवागमन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जिले का जो बड़े बड़े काम है, जो जिसकी शुरुआत में कर चुका हूँ, इस सारे काम को मैं सामने ला के दिखाऊँ जनता के सामने। अब क्या एक बड़ा पद आने के बाद क्या बालाघाट जिले को मेडिकल कॉलेज की भी एक बड़ी सौगात क्या निश्चित मिल रूप सकती है? से आज ये जो मुझे पद मिला है, कैबिनेट स्तर का मंत्री का पद दर्जा है इसमें, ये इसीलिए मैंने समर्थन दिया सरकार को कि जितने ऐसे काम मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो और भी जितने अधूरे काम हैं, ये सारे काम को मैं पूरा करा सकूँ, सिर्फ एक ही मेरा मकसद था। और उसी तरह से इसका राजस्व, खनिज का राजस्व जैसे 5 गुना मैंने रेत में बढ़ाया, उसी तरह से माइनिंग जो पॉलिसी मैंने बनाया था, उस माइनिंग पॉलिसी से भी पूरे प्रदेश का जो राजस्व है, आज जैसे 3,500 करोड़ बनता है ऐसे सिर्फ माइनिंग से, उसको भी मैं 2 से 3 गुना उसमें बढ़ा पाऊँगा। लॉकडाउन के चलते पूरा जिला बंद होने के बाद नगर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। एसआई वीरेश कुशवाहा को मुखबिर से सूचना मिली कि गोंदिया की ओर से बालाघाट की ओर आने वाले एक व्यक्ति के पास गांजा रखा हुआ है। सूचना पर सरेखा चौक में एक बाइक को रोका गया, जिसकी जांच की गई, जिसमें थैले में रखा करीब 5 किलो गांजा जब्त कर एक पति पत्नी को पकड़ा गया। मामले के संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि 12 जुलाई की सुबह मुखबिर से सूचना पर सरेखा चौक में एक बाइक सवार को रोका गया, जिसके साथ एक महिला भी थी, जिसे अपनी पत्नी होना बताया। संदेह होने पर बाइक में रखे सामान की जांच की गई, जिसमें गांजा रखा हुआ था। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम सुरवीर उर्फ नवीन कुमार जाट 25 वर्ष व महिला का नाम अंजलि उर्फ मनीषा 21 वर्ष निवासी बरौली थाना सदर जिला जिंद हरियाणा बताया। पूछताछ करने पर आरोपी ने जगदलपुर से गांजा फरीदाबाद ले जाना बताया गया। दोनों पति पत्नी के पास से गांजा जब्त कर दोनों के खिलाफ 820 एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला कायम किया गया। दोनों आरोपियों से इस बारे में और भी पूछताछ की जा रही है। बाइट थाना में पदस्थ उप निरीक्षक श्री वीरेश कुशवाहा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गोंदिया किरनापुर तरफ से जो आने वाली रोड है, जो शहर बालाघाट की तरफ आती है, उस तरफ से एक व्यक्ति एक महिला को बिठाले हुआ है और उसके पास गांजा होने की संभावना है। उक्त सूचना पर जो है पूर्व से हमारे यहाँ थाना नावेगांव में, थाना कोतवाली में जो भी बल लगा हुआ था और चेकिंग के दौरान और मुखबिर द्वारा दी गई सूचना अनुसार सरेखा चौक पर एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति तथा उसके साथ में बैठी हुई महिला को रोक करके पूछताछ की गई। जो मुखबिर द्वारा दी गई सूचना लगभग सही पाई गई। बाद में उनके पास जो बैग्स थे, 2-3 बैग्स थे, बैग्स की तलाशी ली गई और उस तलाशी के दौरान जो है गांजा तकरीबन 5 किलो का होना दोनों आरोपियों के पास पाया गया है और उस 5 किलो गांजे की कीमत करीबन 1.25 लाख रुपए के आसपास मार्केट में है। उक्त प्रकरण की विवेचना अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत की जाएगी और प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया जाएगा। अभी उसकी विवेचना कार्यवाही जारी है। रविवार को जिले भर में टोटल लॉकडाउन का व्यापक असर देखा गया। शहर से लेकर गांव तक सन्नाटा पसरा रहा। बाजार, मंदिर, चौपाटी सहित हर जगह सुनसान रही। लोग घरों में कैद रहे और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकले। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही देखने को मिले। हालांकि पुलिस जगह जगह अपनी ड्यूटी में तैनात रही। कुल मिलाकर बालाघाट जिले में कोरोना वायरस को हराने के लिए टोटल लॉकडाउन पूरी तरह से सफल रहा।
बालाघाट में लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से नहीं निकले। बाजार, सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद रहे। चौराहों, चौपाटी एवं मंदिरों सहित सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। लोगों में कोरोना वायरस का भय है, जिससे स्वयं ही उसको हराने की ठानी है, जिससे सुबह से ही टोटल लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया गया। वहीं अस्पताल की ओपीडी में भी काफी कम मरीज पहुंचे। सभी अपने घरों में ही आराम कर रहे हैं। सामान्य मरीजों को ओपीडी में ही जांच कर घर वापस कर दिया गया। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में रविवार की प्रातः से ही कोरोना वायरस को रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन शुरू हो गया। सभी लोग जिला प्रशासन द्वारा की गई अपील का पालन करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय के बाद बालाघाट जिले के व्यापारियों ने भी इसका समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखने में प्रशासन का सहयोग किया। इस दौरान नगर में पेट्रोल पंप, मेडिकल सहित अन्य अति आवश्यक सेवाएं प्रारंभ रहीं। नगर के चौक चौराहों में पुलिसकर्मी तैनात रहे, लेकिन पूर्व की भांति पुलिसकर्मियों की सख्ती कम ही दिखाई दी। जबकि शाम होते होते पुनः पुलिस विभाग का अमला सक्रिय हो गया, जो कि चौक चौराहों में खड़े होकर अनावश्यक घूम रहे लोगों को समझाइश देते हुए दिखाई दिया। तो भाई कहाँ घूम रहा है आप लॉकडाउन में? आज भारत सरकार के आदेश से हमला क्यों कर रहे हैं आप? क्या है ये आवश्यक सेवा पूरी आवश्यक सेवा में क्या होता है? जो मेडिकल आपको बता दें कि बालाघाट जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए शनिवार को ही लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमण के ग्राफ में तेजी से इजाफा दिखाई दे रहा है। लगातार कोरोना संक्रमितों के ग्राफ में हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन भी चिंतित है। हालांकि कोरोना संक्रमितों का जितना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, उतना ही कोरोना पॉजिटिव कोरोना से जंग जीत कर अपने घर वापस भी जा रहे हैं और एक आम इंसान की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में विदेश की यात्रा कर लौटे नागरिकों की संख्या 301 है, जिनकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि अन्य राज्य व जिलों से पहुंचे नागरिकों की संख्या का आंकड़ा 1,17,937 पहुंच गया है, जिसमें 1,15,518 लोगों ने होम क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण कर ली है, जबकि 68 लोगों को हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखा गया है। अब तक जिले से 2,109 संदिग्धों के सैंपल कोरोना लैब भेजे जा चुके हैं, जिनमें से कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 हो चुकी है, जबकि वर्तमान स्थिति में कुल 33 संक्रमित कोरोना से जंग जीत कर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 21 मरीजों का डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य द्वारा 12 जुलाई को पूरे जिले में लॉकडाउन रखने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके चलते 12 जुलाई को संपूर्ण जिले का चप्पा चप्पा संडे लॉकडाउन के कारण बंद रहा। जिले के सभी व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में ताले लटके रहे और शहर से लेकर गाँव तक सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सप्ताह में एक दिन रविवार को राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में रविवार को किए गए संपूर्ण लॉकडाउन में छोटे से लेकर बड़े व्यापार के बंद होने के बावजूद शराब दुकानों को खुले रखने को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपना विरोध जाहिर किया है। गौरतलब हो कि जहां कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन में सभी व्यापार बंद रहे, वहीं शराब दुकानें गुलजार रहीं। लॉकडाउन में शराब दुकानें खुली होने से मदिरा प्रेमी दुकानों तक पहुंचकर शराब खरीदते दिखाई दिए। जहां लॉकडाउन में अनावश्यक कार्यों को छोड़कर बाहर निकलने के लिए मनाही थी, वहीं शराब दुकानों में पहुंचने वाले ग्राहकों को देखकर मनाही जैसा नियम देखने को नहीं मिला।
जिसको लेकर जिले के व्यवसायी और जागरूक लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। व्यापारिक संगठन और जागरूक लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि जब प्रदेश के जबलपुर, सागर, कटनी, इंदौर सहित अन्य जिलों में 12 जुलाई को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन में शराब दुकानों को बंद रखा गया, तो बालाघाट जिले में शराब दुकानें कैसे खुली रहीं? सोशल मीडिया में लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानों के खुले होने पर लोगों ने जमकर भड़ास निकाली। सोशल मीडिया में लोगों ने पूछा कि लॉकडाउन में अति आवश्यक सेवाओं को शुरू रखने के निर्देश में शराब को भी क्या अति आवश्यक सेवाओं में मानते हुए उसे खुला रखने की अनुमति प्रदान की है? जिले में लॉकडाउन के दौरान छोटे से लेकर बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बंद होने के बावजूद शराब दुकानों को खोले जाने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष अभय सेठिया ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसको लेकर सरकार पर दोहरी मानसिकता का आरोप लगाया है। अध्यक्ष अभय सेठिया ने जारी बयान में कहा कि एक ओर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार लॉकडाउन करवा रही है, वहीं दूसरी ओर शराब दुकानों को चालू रखा जा रहा है। इससे आम जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर जिले में छोटे से लेकर बड़े व्यापारी और उद्योगपतियों ने सरकार के लॉकडाउन के निर्णय का समर्थन करते हुए रविवार को पूरी तरह से अपना व्यवसाय और औद्योगिक गतिविधियों को बंद रखा, लेकिन शराब दुकानों को खुला रखा गया, जो घोर निंदनीय है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका विरोध करती है। हमारी प्रशासन से मांग है कि लॉकडाउन में शराब दुकानों को भी संज्ञान में लेकर उसे बंद कराएं। अगर अभी शहर में शराब दुकानें चालू हैं और उससे लेकर क्या चलते हैं, विश्व महामारी कोरोना से पूरा मध्य प्रदेश रविवार को लॉकडाउन रहेगा, ऐसा निर्णय प्रदेश सरकार ने किया है। उसी के तहत बालाघाट में भी लॉकडाउन है। पूरे व्यापारी, उद्योगपति, इवन छोटे छोटे व्यापारी भी आज पूरा बंद रखे हुए हैं। जहाँ तक आपने बात मेरे संज्ञान में लाया कि अपना शराब की दुकानें खुली है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खामी है। शराब की दुकान खुली रहे और बाकी सब दुकानें बंद रहे, यह तो निश्चित रूप से बालाघाट कलेक्टर को इस बात में ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में भी फिर इतवार के दिन लॉकडाउन होगा, आने वाले इतवार, तो इस पर ध्यान न दे। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सरकारी खामी है। और इस समय ठेकेदार शराब दुकान नहीं चला रहा है, शराब दुकान सरकार के माध्यम से चल रही है, आबकारी विभाग के माध्यम से चल रही है, तो ये दुकानें भी बंद रहना चाहिए। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कलेक्टर साहब। वहीं मामले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भूमाफिया और शराब माफियाओं को संरक्षण भाजपा की सरकार का निर्माण हुआ है, तो निश्चित तौर पर सरकार ऐसे लोगों को ही लाभ पहुंचाएगी। प्रदेश की जनता ने तो भाजपा सरकार को नकार दिया था, लेकिन भूमाफियाओं का शराब माफियाओं के द्वारा ही विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। आने वाले समय में यही लोग सरकार चलाएंगे। ये तो सोचने का विषय ही नहीं है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार बैठी है, भूमाफियाओं और शराब माफियाओं को संरक्षण देकर ये गवर्नमेंट का निर्माण हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो किसको फायदा पहुंचाएगी। आम जनमानस ने तो इनको नकार दिया था, गवर्नमेंट को नकार के ही तो कमलनाथ जी की सरकार बनी ना। और वापस भूमाफियाओं और शराब माफियाओं ने जिस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त कर इस सरकार को बनाई है, तो निश्चित तौर पर उसको फायदा पहुंचाना है। फिर इसको लॉकडाउन हो, लोगों को फायदा हो, नुकसान हो, इस गवर्नमेंट को मतलब नहीं है। आम जनमानस से इसको कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद केवल ये है कि कैसे हम लोग इन माफियाओं को फायदा पहुंचाएं। तो निश्चित तौर पर ये दुकानें खुली हैं। आने वाले समय में समझ के चलिए कि भूमाफियाओं और शराब माफियाओं के द्वारा ही सरकार को संचालित किया जाएगा। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, आपके अपने शहर बालाघाट के हृदय स्थल हनुमान चौक के पास रेमंड शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वियर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर।
सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632922017। बालाघाट थाना कोतवाली अंतर्गत एक महिला के साथ ऑनलाइन 49,990 रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। महिला ग्राम पलहेरा मराटोला मलाजखंड हाल मुकाम नगर के चित्रगुप्त नगर निवासी लक्ष्मी मानेश्वर ने कोतवाली थाने में पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की है। इस संबंध में थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि पीड़ित महिला लक्ष्मी द्वारा लॉकडाउन के पूर्व कपड़ा बुलवाया गया और लगातार सामान बुलाती रहती थी। फैक्ट्री हब के माध्यम से कांटेक्ट कर 300 रुपये के कपड़ा बुलाया गया, लेकिन कपड़ा नहीं पहुंचने पर जब पड़ोस में एक सामान डिलीवरी करने वाला हॉकर आया, जिससे महिला के द्वारा पूछा गया, जिसने गूगल में जाकर नंबर सर्च करने कहा, जिससे महिला के द्वारा गूगल में नंबर सर्च किया गया, जिससे एक नंबर मिलने पर कांटेक्ट किया गया। उक्त अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि हमारे सर का नंबर दे रहा हूं, उनसे बात कर लो, बोलकर दूसरा नंबर दिया, जिससे लक्ष्मी ने दिए गए नंबर पर मोबाइल से चर्चा की, जिसके द्वारा महिला से बात कर रही व्यक्ति ने उसे अपने विश्वास में लेकर एटीएम नंबर व खाता नंबर ले लिया और ओटीपी नंबर आने पर वह भी महिला से ले लिया। महिला के खाते से एक ही दिन में 5 बार ट्रांजैक्शन कर अज्ञात व्यक्ति ने 49,990 रुपये निकालकर धोखाधड़ी की। महिला के खाते में जब राशि कम दिखाने पर महिला द्वारा थाने में शिकायत की गई। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ धारा IPC के तहत मामला कायम कर पतासाजी की जा रही है। और ये यहीं पर रहकर अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं और उनके पति भी यहीं काम धाम करते हैं। लॉकडाउन के पूर्व में इन्होंने कपड़े वगैरह बुलवाए थे और वो लगातार बुलवा भी रही थी, लेकिन इसी समय जो है लॉकडाउन के पूर्व इन्होंने करीब 300 रुपये के कपड़े बुलवाने के लिए एक फैक्ट्री हब है उसके थ्रू इन्होंने कांटेक्ट किया, तो कपड़े आ जाएंगे इसी आस में वो रही, लेकिन कपड़े आए नहीं। और जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुला तो जो हॉकर लेकर आता है कपड़े वगैरह, उससे उन्होंने पूछा कि मेरे कपड़े आए नहीं हैं, 300 रुपये के मैंने बुलवाए थे। तो उसने कहा कि गूगल में जाएं और गूगल में सर्च करके आप अपना उसका जानकारी निकाल लें। तो वो गूगल में गई और गूगल में सर्च करते हुए उनको एक नंबर मिला, उस नंबर पर उन्होंने कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट करने के दौरान जो है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया कि आपने जो 300 रुपये के कपड़े बुलवाए थे वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये हमारे एक दूसरे सर हैं, इनका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इनसे आप बात कर लीजिएगा और इनके थ्रू आपका काम हो जाएगा। उस दूसरे नंबर पर उसने बात किया, तो बात करने के दौरान जो उन्होंने पूरा विश्वास में लिया और विश्वास में लेकर के उन्होंने उनका ATM नंबर ले लिया, अकाउंट नंबर ले लिया और इसके बाद जो है उसका OTP आ गया, OTP भी ले लिया और इस तरह से उन्होंने उसको झांसे में लेकर के धोखाधड़ी करते हुए 5 बार में कुल 49,997 रुपये धोखाधड़ी करके उनके अकाउंट से निकाले। कोरोना महामारी के चलते कई सामानों की डिलीवरी के लिए ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है। इसी कड़ी में गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ता गैस एजेंसी में न पहुंचकर ऑनलाइन बुकिंग कर घर पहुंच सेवा का लाभ ले सकते हैं। सिलेंडर का भुगतान भी ई-पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे घर में सुरक्षित रहकर कोरोना संक्रमण से भी बचा जा सकता है। इस संबंध में समर्थ गैस एजेंसी की संचालिका खुशबू नागेश्वर ने बताया कि HP गैस सिलेंडर के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुक कराने व भुगतान के लिए ऐप लोड किया गया है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन व व्हाट्सएप के माध्यम से करा सकता है। डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा है। घर पर सिलेंडर पहुंचने पर उपभोक्ता नगद राशि का भुगतान न कर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम व एक नया ऐप आया है HP पे, इस माध्यम से राशि का भुगतान किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से गैस एजेंसी में भी उपभोक्ताओं की भीड़ नहीं होगी और लोगों को गैस सिलेंडर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा अभी आई है हमारी एजेंसी में, HP में सारी जगह, कि आप लोग इजी कार्ड से इसे कर सकते हैं। आप लोग इसे पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट होता है, इसे बुकिंग कर सकते हैं आप। और इसके लिए एक ऐप डाउनलोड रहता है, ऐप डाउनलोड करके इसे इजी सुविधा के माध्यम से आराम से आप घर बैठे सिलेंडर ले सकते हैं। उपभोक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि कोविड-19 के अंतर्गत जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव्स पाए जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ कस्टमरों से कि यहाँ भीड़ लगा लेते हैं और उनको समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ATV के माध्यम से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रह के बुकिंग लगाइए। ऑनलाइन बुकिंग की बहुत सारी सुविधा हो गई है, व्हाट्सअप बुकिंग भी आ गई है HP में, और आप लोग घर बैठे ही डिजिटल पेमेंट से ही पेमेंट करिए, ना कि हाथ में हमारे ड्राइवरों को, हॉकर्स को पेमेंट दीजिए, जिससे कि आप लोग भी सेफ रह सकते हैं और हमारे लड़के भी सेफ रहेंगे। थैंक यू।
बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 8 लोहार गली में एक युवक द्वारा अपने ही चाचा की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी भतीजे गुड्डू उर्फ अब्दुल अईम को पकड़ लिया है और उसके खिलाफ धारा 323, 302 आईपीसी के तहत मामला कायम किया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि मृतक वार्ड नंबर 8 लोहारी गली निवासी यूसुफ शरीफ ने टीन की चादर लिया हुआ था, जिससे भतीजा गुड्डू टीन मांगने गया था। इस बात से दोनों में विवाद हो गया, जिससे गुड्डू ने चाचा यूसुफ को धक्का दे दिया, जिससे वह करीब 2.5 फीट नीचे गिर गया। गिरने से पसली टूट जाने से अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी गुड्डू के खिलाफ 323, 302 आईपीसी के तहत मामला कायम किया। आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर उसे पकड़ा गया, जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। अनावेदक गुड्डू उर्फ अब्दुल फाइम जो अनावेदक हैं, इसके चाचा यूसुफ शरीफ टीन वगैरह दिया हुआ था, उस टीन को वापस लेने की बात पर से तथा मृतक के द्वारा वहाँ के बच्चों को गाली गुप्तार वगैरह किया जाता था, तो अनावेदक ने जो है उसे मना किया था कि गाली वगैरह ना दे करके। इन्हीं बातों पर से जो है घटना दिनांक को दोनों में वाद विवाद हुआ। वार्ड नंबर 8 लोहार गली बालाघाट में, और वाद विवाद के दौरान जो है अनावेदक गुड्डू उर्फ अब्दुल ने उसको मृतक को धक्का दिया करीब 2.5 फीट नीचे गिरा मृतक, और जो है नीचे ईंट वगैरह थी जिससे उसकी पसली टूट गई और उसकी मृत्यु हुई, जिसको जो है अस्पताल ले जाया गया था और अस्पताल में डॉक्टर ने मृतक घोषित किया था, जिसका मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। और पोस्टमार्टम में जो है डॉक्टर साहब ने यह उल्लेख किया है कि उसकी चोटें आने से उसका पसली टूट जाने तथा अन्य ऑर्गन में चोट होने के कारण उसकी मृत्यु होना बताया है। बालाघाट जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां तीनों की हालत में सुधार है। अस्पताल चौक की पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम गर्रा निवासी ज्योति से लेकर 11 जुलाई की रात करीब 9 बजे बस्ती से अपने घर जा रही थी। इस दौरान एक बाइक चालक ने टक्कर मार दी। महिला को गंभीर चोट आने पर उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। दूसरा मामला ग्रामीण थाना नवीगांव अंतर्गत ग्राम रोशना का है, जहां रोशना निवासी एक 23 वर्षीय युवक अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। घायल प्रदीप गेडाम को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। घायल के भाई कुलदीप गेडाम ने बताया कि 11 जुलाई को प्रदीप काम करने साइकिल से बालाघाट गया था। रात करीब 8 बजे घर आते समय रोशना व नेवरगांव के बीच एक अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर अपने साथी दुर्गेश के साथ जाकर देखा तो प्रदीप की साइकिल और वह नीचे गिरा पड़ा था। गांव के लोगों ने बताया कि एक अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मारकर फरार हो गया है। वहीं तीसरा मामला वारासिवनी का है, जिसमें वार्ड नंबर 6 निवासी संजय मिश्रा एक बाइक की टक्कर से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि घायल संजय 12 जुलाई की सुबह 6 बजे दूध लेने पैदल डेयरी जा रहा था। इस दौरान एक बालक ने गार्डन दूध डेयरी के सामने एक बाइक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे चोट आने पर संजय बेहोश हो गया, जिसे उपचार के लिए वारासिवनी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद दिन रविवार को वारासिवनी नगर पूर्णतः बंद रहा। वहीं बंद के दौरान जरूरत की सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है। प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी को देखते हुए रविवार की सुबह 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक बंद रखने के आदेश शासन ने जारी किए हैं। वहीं इस बंद के चलते किराना, फल, सब्जियां, होम डिलीवरी, पार्सल सेवा, लोडिंग अनलोडिंग कार्य, परिवहन सहित सभी दुकानें बंद रहीं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं, दूध, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इमरजेंसी परिवहन सुचारू रूप से चालू रही। लॉकडाउन के चलते नगर सहित गली मोहल्ले में भी सन्नाटा पसरा रहा। वहीं लॉकडाउन के बावजूद भी वारासिवनी नगर में ज्यादातर लोग बेपरवाह नजर आए। रविवार को छुट्टी होने के कारण लोग परिवार के साथ घूमने निकल रहे थे व ज्यादातर लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। मगर रविवार को सुबह से ही नगर के प्रमुख चौक चौराहों जैसे दीनदयाल चौक, गोलीबारी चौक, जयस्तंभ चौक पर पुलिस, राजस्व व नगर पालिका के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे और बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की और उन्हें समझाइश भी दी कि आप लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें और अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। आगे नंबर है आपके ना, पीछे नंबर है भाई, तो नहीं है नंबर, कोई बात नहीं, आप चालान कटाइए।
गाड़ी भी सही मिली है। लॉकडाउन के दौरान एएसपी प्रतिभाल सिंह महोबिया ने वारासिवनी पहुंचकर नगर का निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारी से लॉकडाउन के संबंध में चर्चा की, जिसके बाद एसडीएम संदीप सिंह, तहसीलदार राजेंद्र टेकाम, सीएमओ राधेश्याम चौधरी, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने अपने अमले के साथ नगर का निरीक्षण कर रोड पर दिखाई देने वालों को समझाइश। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में 3 और मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 21। नगर के मदीना मस्जिद को किया गया सील। उत्तर प्रदेश के भदोही से लौटा युवक निकला पॉजिटिव। मस्जिद में बने किराए के कमरे में था निवासरत। किर्गिजिस्तान से लौटी छात्रा को भेजा कोरोना केयर सेंटर। प्रदीप जायसवाल को पुनः मिली प्रदेश में जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बने अध्यक्ष। कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा रहेगा प्राप्त। गुड्डा भैया को मिली नई जिम्मेदारी से समर्थकों में हर्ष व्याप्त। 5 किलो गांजा के साथ पकड़ाए पति पत्नी। बाइक से थैला में लेकर जा रहे थे गांजा। जगदलपुर से फरीदाबाद ले जा रहे थे गांजा। कोतवाली पुलिस ने सरेखा चौक पर की कार्यवाही। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।